हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देख रहे हैं। हमारा 4 जो प्रीवियस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? 5वां है। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम स्टार्ट हो गए 28 तारीख और 29 तारीख में 2 एग्जाम हुए। अगला एग्जाम 9 तारीख को है। तो दोस्तों, जिसका एग्जाम हो गया है उसका तो अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे हमारे ठीक टू द पॉइंट आए हुए हैं। ठीक है। और जिसका 9 तारीख को है, जिसको 9 तारीख एग्जाम है, उसके बाद जिसका एग्जाम है फरवरी तक है, उनके लिए ये है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहे और साथ में जो हमारी क्लासेस हैं, हमारे सभी शिक्षक लोग क्लास जो चला रहे हैं, सबकी क्लासेस को देखते रहे, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन फंस रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहे हैं हमारे टोटल सभी रिपीट हो रहे हैं। और एक चीज और, क्वेश्चन जो है अलग अलग लैंग्वेजों में भी सेम हो रहे हैं। जैसे हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट हो रहे हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में हो रहे हैं। सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो थे मैथ्स के पेडागोजी में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। 28 तारीख को जो पेपर हुआ है मैथ्स का, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें इंग्लिश वाला सही था जबकि हिंदी में क्या था, गलत था। तो दोस्तों, आपको लैंग्वेज का भी खास ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश में भी देख लेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर का 5वां क्वेश्चन है, 5वां। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, 25,347 में कितने सैकड़े या 100 है? तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? 25,347 में कितने सैकड़े हैं? तो ये हो जाएगा 253 गुणे 100 अगर हम करेंगे प्लस 47, तो ये हो जाएगा 25,347। तो कितने हो जाएंगे? 253 सैकड़े। कितने होंगे इसमें? 253 सैकड़े होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं। 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर है। मतलब इकाई का अंक भी वही सेम है और दहाई का भी क्या है, वही है। मैं कौन सी संख्या हूं? देखिए, 87 96 से नहीं होगी, 88 भी नहीं होगी, 97 इसलिए नहीं होगी, उसमें कहा इकाई और दहाई के अंक क्या है, सेम है, इस वजह से ये भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 99। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 2,76,875 में आए 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या है? दोस्तों, स्थानीय मान से क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हुए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, दोनों 7 के स्थानीय मान और दोनों 7 के स्थानीय मान का बताना है, दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, इसका कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 7 नहीं 70,000 और इसका कितना हो जाएगा? 7। पहले का जो होगा 70,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो जाएगा? 70,000। इसका होगा इकाई दहाई, कितना होगा? 70। 70,000 में 70 को माइनस करेंगे, दोनों का अंतर पूछा हुआ है। 0 में 0 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 3, 9, 9 और 6, 69,930। हमारा देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। तो ऐसे कर लेंगे, 13 सते 91, 13 सते 91, कितने जीरो हैं? 2 और 2 4, 1 2 3 और 4। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है? 1 2 1 2 3, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन देखिए किस में आ रहा है? ऑप्शन ए जो है वही हमारा आ रहा है। देखिए 0.00091। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़े को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। बच्चों का पसंदीदा पेय क्या है? दूध, कॉफी, चाय और नींबू पानी। संख्या कितनी है? दूध वाली 30, कॉफी 25, चाय 35 और नींबू पानी की 10। ऑप्शन दिया हुआ है, नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या बच्चों की संख्या का 1/5 है। पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है? 0 0 5 और 5 10, 3 2 5, 5 3 8, 1 9 10, कितनी संख्या है टोटल? 100।
100 का 1/5 है, 1/5 कितना हो जाएगा? 100 गुणे 1/5 तो हो जाएगा 5 दूनी 10, कितने हो जाएंगे? 20। क्या नींबू पानी पीने वाले की संख्या 20 है? देखिए ऑप्शन में 10, तो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है, मतलब 1/4 है। 100 का 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 25। तो कॉफी पीने वाले बच्चों की संख्या 25 है, हाँ 25 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी? अब देखिए ये घड़ी है, 2 बजे मतलब यहां से यहां के बीच में ये कितने अंश का कोण बनेगा, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप ओरली जान लीजिए टोटल कितने डिग्री का वृत्त, ये क्या है? एक वृत्ताकार में है, तो वृत्त का कितने अंश का कोण होता है? 360 अंश। ठीक है, 360 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे, 360 भागे 12, 12 तिहाई 36, कितना अंश बनेगा? प्रत्येक घंटे में कितने कोण बनेंगे? 30 अंश का। अब देखिए यहां पर 1 हो गया और ये 2 घंटा है, अगर 1 घंटे में 30 अंश बनना, 2 घंटे में कितना बनेगा? 60 अंश। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिनती सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो? चलिए इसको देख लेते हैं। कितना लिखा हुआ है? 16 दर्जन आइटम, कितने रुपए का है? एक कितने का है? 18.5 रुपया। 170 पैकेट कितने की है? 21.5। 12 दर्जन कितने का है? 21। एक अमाउंट दिया हुआ है कितना? 25 रुपए ईच। 220 पैकेट एट 16.5 ईच, मतलब कि 220 पैकेट है, एक अमाउंट कितना है? 16.5। चलिए इसको कर लेंगे। 16 दर्जन मतलब क्या करेंगे? 16 गुणे 12 गुणे 18.5, ये कितना आ जाएगा? 3552। गुणा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3552। उसके बाद है 170 गुणे 21.5, ये हो जाएगा आपका 3600। 170 गुणे 21.5 हो जाएगा 3655। उसके बाद है तीसरा 12 दर्जन आइटम एट 25 रुपए, ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 25, ये हो जाएगा आपका 3600। और हो जाएगा 220 पैकेट 1655 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 220 पैकेट 16.5, ये हो जाएगा 3630। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब देखिए उसमें सबसे कम राशि किस पर खर्च की है? सबसे कम राशि किस में खर्च हो? तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3552, 3655, 3600, 3630। अब देखिए हमारा सबसे कम राशि किस में हो रही है? ऑप्शन ए पर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर तालिका में दिखाया गया है। पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ है वही बताना है आपको। देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है सप्ताह 1 से सप्ताह 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक और 4 से 5 तक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंतर देख लेंगे कितने का अंतर हो रहा है। पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच में कितना अंतर हो रहा है? 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2 और ये हो जाएगा 2.2 का। उसके बाद दूसरे और तीसरे में कितने का अंतर हो रहा है? 8 में से 7 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 3.1। उसके बाद है इसमें देखिए कितना अंतर हो रहा है, 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2। अगला देखते हैं तीसरे और चौथे में, चौथे और पांचवें में कितना अंतर हो रहा है? 15 में से 9 जाएगा, 6 जाएगा 9, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। अब बताइए सबसे अधिक परिवर्तन किसमें हुआ है? देखिए दूसरे और तीसरे में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है, कितने का हुआ है? 3.1 सेंटीमीटर का परिवर्तन हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? वही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे हैं। घन, बेलन, घनाभ। पहला क्या है? घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या, फलकों मतलब फेस, कितने फेसेस हैं उसकी संख्या बताना है। तो दोस्तों पहला क्या है? घन। घन में कितने फेस होते हैं? 6। घन में कितने फेस होते हैं? 6। बेलन में कितने होते हैं? 3। घनाभ में भी कितने होते हैं? 6। और गोले में कितने होते हैं? 1। तो हमारा देखिए 6 3 6 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, 6 3 6 1। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? चलिए इसको पहले देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे दशमलव में, उसके बाद इजिली हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 8 64, 6 बचेगा, 8 8 64 6, 8 7 56, 8 0.87 और ये कितना हो जाएगा? 0.33। इसी दोनों के बीच का जो भिन्न आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे किस ऑप्शन में है। पहले हम लोग इसको किस में चेंज कर लेते हैं? दशमलव में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा आपका 0.11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 फते 77। तीसरा देखेंगे 24 सते 128। उसके बाद बचेगा 2, हो जाएगा 24 0 0। ठीक है, 24 का एक बार भाग दे देते हैं 170 में। अगर 8 बार में जा रहा है 10 लगा करके 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 ही होगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 4 18, 7 दूनी 14 4 14 2 16, 168। ठीक है, 0. कितना आ जाएगा? 0.70। अगला देखते हैं 29 को भाग देंगे इसमें 26 में, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा 8 बार में, 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 हो जाएगा 23, ये जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा 2, फिर 1 0 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9। अब देखिए कितना कितना आ रहा है? 0.9, 0.27, 0.70, 0.89। अब देखिए ये दोनों के बीच में आना है। अब देखिए 9 जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 7 इससे कम हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 8 9 इससे ज्यादा हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन डी जो है 0.7 जो है ये दोनों के बीच में होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 मित्रों की औसत आयु 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाइयां 153, 150, 151, 147 है, तो 5वें मित्र की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका पहले निकाल लेते हैं हम लोग 5 मित्रों की औसत आयु कितनी हो रही है। औसत आयु दिया हुआ, कुल आयु पहले ज्ञात कर लेंगे। तो 150 गुणे 5 करेंगे, 15 5 75, 750 हो जाएगा। अब इसको जोड़ करके उसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको पहले जोड़ लेते हैं, 153 और ये 147 हो जाएगा आपका 300, 300 300 हो जाएगा 601, 601 अगर इसमें घटा देंगे 9 4 कितना हो जाएगा? 49, और 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 149। 149 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन, दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको दोनों को जोड़ लेंगे। 8 8 हो जाएगा 16, 6 5 11 और 1 हो जाएगा 12, 4 3 7 और 1 8। ये हो जाएगा टीम ए का। टीम बी देखते हैं, 5 9 14, 9 3 12 और 1 13,
3 4 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 834। दोनों का अंतर कितने का है 8। इसका मतलब क्या हुआ है, टीम बी जो है वो हुई विन हुई, कितने रन से 8 रनों से। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में हमारा क्या हो जाएगा, टीम बी 8 रन से विजय हुई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंचती है। ठीक है, मतलब दिल्ली से 5:30 पर चलती है और अगले दिन चेन्नई का पहुंचती है 21:50 पर। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा 28 तारीख को सुबह का समय है, कितना है 5:30। तो 5:30 है, ये क्या है 21 अगले दिन कब पहुंच रहा है 21:50 पर। अब इसका 36 घंटा अगर करेंगे शाम के, ये सुबह का है, अगर 36 घंटा इसमें ऐड करेंगे तब जाकर के शाम का कितने टाइम बचेंगे 5:30 हो जाएंगे। 36 घंटा इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें और कितना बचेगा, 4 घंटा और कर देंगे, 36 4 40, 5 बज रहा है, 5 और 4 9, 4 घंटा और ऐड कर देंगे और 20 मिनट और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 घंटा 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 40 घंटा 20 मिनट। हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है, हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। इसका मतलब आप गुणा करके भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं विभाज्यता के नियम से। अब देखिए 5 से कौन कौन संख्या कट रही है, 7 से कौन सी कट रही है, कौन 6 से नहीं कट रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 तक 21 से भी कट जाएगा। अब इसे कटेगा 5 और 25, 5 36 कट रहा है, 7 चौक 28 ये भी कट रहा है, लेकिन 6 से देखो 6 3 18, 6 25 ये तो कट रहा है, लेकिन देखो ये 6 चौक 24 और ये नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए बी जो है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार की सिमेट्री बनती है। देखिए सिमेट्री दो तरीके की बनती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक हो जाती है वर्टिकल। ठीक, अब देखते हैं हमारी कौन सा ऐसा अक्षर जिसपे दोनों बनती है। एच पे देखिए ये एच बन रही है, सिमेट्री ये हॉरिजॉन्टल हो जा रही है और ये वर्टिकल हो जाएगी। टी पर देखिए सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल बनेगी, सॉरी वर्टिकल बनेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगी। इस पर सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनेगी, इस पर क्या बनेगी वर्टिकल बनेगी, और इस पर क्या दोनों बन रही। तो हमारा ऑप्शन जो ए है, इसे करते हैं ए और इसे करते हैं सी, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पेडागोजी से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों का अभिकथन और कारण की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। पहला क्या है, गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए। कारण क्या है, विद्यार्थी देख सकते हैं कैसे एक गणितीय विचार मन दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही कारण नहीं है ए का। ए सही है परंतु आर गलत है, और क्या है ए गलत है। डी ऑप्शन क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखिए दोनों बातें इसमें सही है और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है। रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए है हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। शिक्षक छात्रों की गतिविधियों क्रियाकलाप करने के निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं। उसके बाद अगला है छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं और उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा जा रहा है। छात्र श्यामपट ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देकर उतारने में व्यस्त है। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, ये भी क्या कर रहा है, गलत होगा, ये भी क्या होगा, बहुत सही नहीं होगा। गतिविधि करा रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं। लेकिन जब बच्चों को रचनात्मक कक्षा में कराना है तो बच्चों को क्या करिए, अलग अलग जैसे उनको छात्रों को उन्हें दी विभिन्न वस्तुओं को उनके गुण जैसे आकार,
रंग, आकृति, भार के अनुसार छाटने को कहा जाएगा, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, रचनात्मक गुण उत्पन्न होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, पहला है हमारा संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। हाँ, ये सही है। संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं केवल लिखे यूज हुआ, सीधे क्या हो जाएगा, गलत। औपचारिक कलन विधि का उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए, नहीं, ये भी सही नहीं है। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हाँ ये सही है। अब देखिए ए और डी सही है, हमारा ए डी किसमें है, ऑप्शन डी में क्या है, हमारा ए और डी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है, किसका, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, ठीक है, प्राइमरी। देखते हैं, टेसिलेशन, भिन्न, रैखिक समीकरण और 2D शेप। देखिए टेसिलेशन होता है, भिन्न का भी होता है, रैखिक समीकरण ये नहीं होगा, और 2D आकृतियां का होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। दोस्तों जहां पर नहीं होगा उसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। पहला है, गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव मेथड नहीं। अगला है, गणितीय संकल्पना प्रकृति में अमूर्त है, हाँ ये सही है। गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय है, हाँ ये भी सही है। अब देखिए दोस्तों, गणित जो है वो निगमन विधि को फॉलो करती है ज्यादातर, तो आगमन विधि को नहीं, क्योंकि नियम पहले बता करके उसके बाद उदाहरण बताया जाता, तो हमारा क्या होगा, साइंस में, मैथ में जो क्या हो जाएगा, बेटर होगा। जबकि यहाँ पे क्या कहा है, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, नहीं, वो किस पर है, निगमन विधि पर आधारित। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया। 6050 को क्या लिख दिया, 650 लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त है। छात्रों को 10 प्रकार के हल कराने दिए जाने, नहीं। बेस 10 के स्थानीय मान की संकल्पना, स्थानीय मान की संकल्पना उसके अंदर नहीं है, इस वजह से वो गलत कर रहा है। को मूल सामग्री को उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, हाँ ये सही है। शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए, अगले प्रश्न पर बढ़ जाए, नहीं। या अनजाने में की गलती है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बच्चों में क्या करना है, स्थानीय मान की समझ को विकसित करना है। इससे क्या हो जाएगा, वो 6050 को सही तरीके से लिखना सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। इसमें समस्या समाधान में पहला है, पाठ्य पुस्तक में हल्के के उदाहरण पर आधारित प्रश्नों को हल करना। अगला है, चित्रों चिन्हों रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, नहीं। मेंटल मैथ पर कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों को हल करना, ये भी देखिए कुछ तक। अगला है, औपचारिक कलन विधि का प्रयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सभी सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। कब, समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करने, समस्या समाधान कब शिक्षार्थियों में कौन सी समस्या समाधान की परिचय करते हैं। अब देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है, चित्रों चिन्हों रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना। इससे क्या होगा, बच्चों में समस्या समाधान, समस्या जब उत्पन्न होगी उस समस्या से खुद से बच्चे क्या करेंगे, समाधान खोजेंगे। तो यही हमारा ऑप्शन बी जो क्या हो जाएगा, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे दोस्तों अबेकस होता है वैसे ही डीन्स ब्लॉक होता है, ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इसमें उसके आधार पर पढ़ाया जा सकता है। इसमें क्या होगा, पहला एडिशन प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लेस वैल्यू फ्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन वॉल्यूम और प्लेस वैल्यू फ्रैक्शन और शेप्स। तो हमारा देखिए डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा क्या क्या पढ़ाया जाता है, एडिशन कराया जाता है, प्लेस वैल्यू और सब्ट्रैक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंचे
हार जाती है, अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। 6 हार जाती है, 8 बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया? उपर्युक्त परिस्थिति। पहला क्या है? योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, व्याकरण पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, भाग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, संदर्भात्मक नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है? 8 कंचे थे, उसके पास टोटल कितने थे? 6 कंचे हार जाती हैं और 8 बचे हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 टोटल कितना हो जाएगा? 14 कंचे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणितीय पहेलियों का उद्देश्य को बढ़ावा देना है क्या? ड्रिल एवं अभ्यास, पहेली द्वारा अभ्यास से नहीं। गणित में रुचि कौशल, हाँ ये सही हो सकता है। समस्या समाधान, हाँ ये भी होगा। कलन विधि पर बल देना, नहीं। तो हमारा देखिए ऑप्शन क्या हो जाए? बी और सी सही हो रहा है। हमारा देखिए किस ऑप्शन में है? बी और सी, हमारा ऑप्शन सी में है। यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है, यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं, अलग अलग दिए, इसको सही करना है, आपको अरेंज करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या है? प्रश्नों को समझना, गणितीय चिन्हों को रूपांतरण, प्रश्न को पढ़ना, उत्तर का प्रतिपादित करना और कार्य विधियों का निष्पादन करना। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को समझेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? गणितीय चिन्हों में रूपांतरण करेंगे, उसके बाद उसकी कार्य विधियों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लास्ट जो होगा उत्तर का प्रतिपादित, मतलब क्या करेंगे? स्वयं प्रूफ करेंगे। कल हम लोगों ने इसका न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण पूरा पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब इसके अनुसार कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? CABED। तो हमारा देखिए CABED किसमें है? CABED, हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतमुक्त मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है? मतलब कि इसके क्या हो जाए? कई आंसर हो सकते हैं, कई ऑप्शन हो सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए उसको देखते हैं। 136 और 142 के बीच 5 पूर्ण संख्या, ये देखिए मुक्त नहीं है, ये क्या है? बंद वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। उसके बाद 2 संख्याओं का योग 35 है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? बंद सिरे वाला क्वेश्चन होगा। अगला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:5 के अनुपात में है, आयत का परिमाप दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? बंद सिरे वाला। अगला देखते हैं, 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है। तो हमारा देखिए ये क्या है? मुक्त सिरे वाला, मतलब इसमें क्या एक कई ऑप्शन में कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? योगात्मक आकलन, क्षेत्र भ्रमण नहीं, सहपाठी आकलन नहीं, सत्र अंत परीक्षा, हाँ ये हो सकता है, उपाख्यात्मक अभिलेख, ये भी नहीं। तो हमारा देखिए ऑप्शन जो सी है, सत्र अंत परीक्षा, ये किसके अंतर्गत आता है? योगात्मक आकलन में। जबकि अदर ऑप्शन जो है क्षेत्र भ्रमण, सहपाठी आकलन और उपाख्यात्मक अभिलेख, जिसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं, ये हमारा आएगा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्र अंत परीक्षा, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, जब 45 को 5 से गुणा करने को कहा जाए तो एक छात्रा ने 45 को 5 बार जमा कर दिया, मतलब 45 करके जोड़ दिया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है? छात्रा के पास गुण की संकलनात्मक समझ नहीं है, नहीं ये नहीं होगा। छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। हाँ ये कुछ सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं, छात्रा द्वारा अपनाई गई उपयोग की गई रणनीति लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती, नहीं ये नहीं होगा। अगला है, गुणन के लिए औपचारिक कलन विधि के उपयोग को अनौपचारिक रणनीतियों के उपयोग से अधिक महत्व बल मिलना चाहिए, ये नहीं। हमारे देखिए सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वो क्या दिया हुआ है? छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? रचनात्मकता को दर्शाती है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित कर रही है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही। अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के
गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन का अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है, गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। हाँ, ये सही है। अगला है, केवल रचनात्मक आकलन विधियां ही गणित में आकलन की भाग होनी चाहिए। नहीं, अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, अतः गतिविधियों के द्वारा मूल सामग्रियों का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, सही तो है, लेकिन इसके आधार पर यह क्या होगा? ये सही नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए सीधे सीधे गलत हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या है? गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की जो क्लास थी वो कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी अब जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।